दोस्तों, एक डेयरी फार्मर अपने टोटल खर्चे का लगभग 50 से 60% खर्चा फीडिंग पर करता है और उसके तीन लक्ष्य होते हैं। मुख्य जो लक्ष्य होते हैं वो तीन होते हैं: मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन, हेल्दी रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। दोस्तों, लेकिन होता क्या है, कई बार हम कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण जो ये खर्चा करते हैं 50 से 60%, उसमें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते जो मैंने आपको बताए हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि एक फार्मर को किस तरीके से फीडिंग मैनेजमेंट करना चाहिए। फीडिंग मैनेजमेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि दूध देने वाले पशुओं की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट या पोषक तत्वों की आवश्यकता सर्वाधिक होती है और उसको पूर्ति करने के लिए जो फार्मर जो 50 से 60% जो टोटल खर्चे का उन पर फीडिंग पर खर्च करता है, उसका मैक्सिमम हम निचोड़ कैसे ले पाएं, उसका मैक्सिमम फायदा कैसे उठा पाएं। तो आज इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुछ भी फीडिंग पर खर्चा करते हैं उसका रिटर्न हम किस तरीके से बढ़ाएं। तो दोस्तों, मेरे पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट्स में आप जरूर लिखिए ताकि मैं अगले जो वीडियो बनाऊं मैं उन सब्जेक्ट को लेकर वीडियो बना सकूं और आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सीवी सिंह। दोस्तों, पहला पॉइंट, फीडिंग मैनेजमेंट करते समय पहला पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है उन एनिमल्स की आवश्यकताएं जिनके लिए आप ये फीड मैनेजमेंट का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। आप एनिमल्स के ग्रुप बनाइए: लैक्टेटिंग एनिमल्स, नॉन लैक्टेटिंग एनिमल्स, ग्रोइंग एनिमल्स और जो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में हैं, काविंग स्टेज के पास जो अप्रोच कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आपको जो फीड बनाना है वो उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, वो जो ग्रुप है उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता के हिसाब से तैयार करना है। अगर वो दूध देने वाले एनिमल्स हैं, जैसे मैंने लैक्टेटिंग ग्रुप बनवाया है, तो उनकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज़्यादा होगी। अगर वो एनिमल ग्रोइंग हैं तो उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन की ज़्यादा होगी। और जो ट्रांजिशन फेज में हैं, जो काविंग के पास जाने वाले हैं, उनके लिए हम अलग से डिजाइन करेंगे। तो इससे होगा क्या कि आप उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाएंगे और अनावश्यक जो एक्सेस या ओवरफीडिंग जो कराते हैं हम न्यूट्रिएंट्स की, उसमें आप अपनी सेविंग भी कर सकेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अलग अलग समूह बनाइए ताकि उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकता को आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएं और उसी अनुसार फीड को डिजाइन कर सकें। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो है इफिशियंसी या कॉस्ट ऑफ फीड। कॉस्ट को ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना चाहिए जब भी हम फार्मुलेट करते हैं आहार को या डाइट को किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो हमें कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। और जब भी आप फीड फार्मुलेशन करते हैं तो इनकी जो मूल प्रवृत्ति है रूमिनेंट्स की या दूध देने वाले पशुओं की, उनके रूमेन के बारे में जरूर सोचिए कि हम कौन से लोकल रिसोर्सेस को उनके रूमेन के माध्यम से कन्वर्ट करा सकते हैं, उसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी फीडिंग कॉस्ट को कम से कम रखा जा सके। मैंने देखा है कई लोग बहुत महंगा दाना यूज करते हैं, बहुत महंगा पशु आहार यूज करते हैं। उसके कारण उनको हो सकता है थोड़े समय के लिए मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन कई सारी बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ में उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो बाद में फिर वो जब तक उनको समझ में आता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, याद रखिए, फीड इफिशियंसी को जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद है ग्रीन फॉडर या साइलेज। दोस्तों, आप याद रखिए, ये जो पशु हैं, जो रूमिनेंट्स हैं, जो गाय भैंस हैं, इनका जो मूल आहार है वो हरा चारा है, सूखा चारा है। इसको अगर हम नहीं देंगे तो उनका रूमेन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। कंसंट्रेट जो है वो एक सप्लीमेंट उनके लिए होता है, तो उसको सप्लीमेंट ही रहने दीजिए, उसको आप सप्लीमेंट करिए। लेकिन आप ये याद रखिए कि हरा चारा या सूखे चारे के बगैर डेयरी संभव नहीं है। उनका रूमेन प्रॉपरली तभी काम करेगा। तो अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तो आप साइलेज की व्यवस्था जरूर करिए। साइलेज एक बहुत अच्छा एक विकल्प है हरे चारे का, तो आप उसको वहां पे साइलेज की व्यवस्था जरूर करिए। जो चौथा पॉइंट है वो है कभी भी
एकदम या अचानक से परिवर्तन मत कीजिए उसकी फीडिंग में, फीड में या आहार में। एकदम से आप जब चेंज करते हैं किसी इंग्रेडिएंट में या फीड में, कभी कोई सस्ता है, महंगा है, तो अचानक से कई बार मैंने देखा है अपने किसान भाई उसको एकदम से बदल देते हैं। परिवर्तन देखने मिलेगा मिल्क प्रोडक्शन में, एकदम से डाउन हो जाएगा क्योंकि उसको थोड़े से समय की आवश्यकता होती है अपने आप को ढालने के लिए नए आहार के तरीके से। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी कोई चेंज करते हैं तो उसको धीरे धीरे करिए। एटलीस्ट 1 हफ्ते का समय लीजिए, धीरे धीरे उसको चेंज करिए ताकि वो अपने आप को, अपने पाचन तंत्र को एडजस्ट कर सके। उसके बाद है दोस्तों, कभी भी आपको जो फीड देना है, जो आहार का जो प्रबंधन करना है, टोटल मिक्स राशन बहुत आवश्यक है। आप अलग से दाना मत दीजिए, अलग से हरा चारा मत दीजिए। आप इनको टोटल एक राशन बनाइए जिसमें आपका एक अच्छी क्वालिटी का पशु आहार हो, अच्छी क्वालिटी का हरा चारा हो, हरा चारे की जगह या साइलेज हो, उसमें भूसा हो, उसमें मिनरल्स हो, उसमें विटामिन्स हो, और इसको टोटल मिक्स राशन को आप उसको 3-4 बार में उसको ऑफर करिए। आप देखेंगे उसका रूमन, उसका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मतलब उस फीड को दूध में कन्वर्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो टीएमआर का उपयोग अवश्य करिए दोस्तों। उसके बाद है डंग इंस्पेक्शन या गोबर की जांच करते रहिए। कहीं गोबर में अनपचे दाने तो नहीं आ रहे हैं, कहीं गोबर गीला तो नहीं हो रहा है, कहीं गोबर पतला तो नहीं हो रहा है, कहीं उसमें भूसे के पार्टिकल्स तो नहीं जा रहे हैं। यह आइडिया आपको देगा कि आपका फीडिंग सिस्टम कितना इफिशिएंट है। अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल दिखता है गोबर में या डंग में, तो तत्काल अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डॉक्टर से, या आप खुद अगर आपको तजुर्बा है तो देखिए कि हम फीडिंग में क्या तब्दीली कर सकते हैं जिससे उस सिचुएशन को हम रिवर्स करें ताकि उसका रूमेन पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो डंग इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी वहां एनिमल शेड में जाते हैं तो उसके एक बार पीछे से जरूर देखिए कि वहां गोबर की कंसिस्टेंसी क्या है दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर अवेलेबिलिटी। हमेशा कोशिश करिए 24 आवर्स, 24 घंटे उसको साफ सुथरे पानी की उपलब्धता हो। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है रूमिनेंट्स की, क्योंकि उसी के माध्यम से उसका ब्लड बनना है, उसी के माध्यम से उसका दूध बनना है। हम सब जानते हैं लगभग 85% के आसपास जो दूध होता है उसमें पानी का प्रतिशत होता है। तो याद रखिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है डीवर्मिंग। जब भी आप फीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तभी रिजल्ट दे पाएगा वह जब आपने प्रॉपर पेट के कीड़ों की दवाई उसको दी हो। क्योंकि अगर आप उसकी डीवर्मिंग नहीं कराएंगे, पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देंगे, तो ये हो सकता है कि आप जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो जो पेट के कीड़े हैं उनके कारण वो इफेक्ट नहीं मिल पाएगा, और आपका जो पैसा, जो कुछ भी आप उस पर खर्च कर रहे हैं वो आपका गोबर में निकल जाए, वेस्टेज हो जाए, और एनिमल कमजोर होता चला जाए, और आपको लगे कि पता नहीं फार्मूलेशन में क्या प्रॉब्लम थी, पता नहीं कहाँ गलती हो गई। लेकिन आप अगर डीवर्मिंग प्रॉपर कराते हैं, हर 3 महीने में एक बार उसकी डीवर्मिंग कराते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जो फीडिंग मैनेजमेंट का जो सिस्टम जो मैंने बता रहा हूं, इसके डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों याद रखिए, मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ आप एनिमल की हेल्थ अगर दिमाग में लेकर चलेंगे तो हमेशा वो एनिमल आपको प्रॉफिट देगा, और तभी आपकी बढ़ेगी प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं आपको ये जो पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, ये मैंने डिस्कस किए हैं। एक एक पॉइंट पे आने वाले वीडियोस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो इस चैनल को आप, फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करिए, मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में उनके जवाब दे सकूं। जय हिंद दोस्तों।